बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जब हम ख्वाबों की बात करते हैं, जब हम ख्वाहिशों की बात करते हैं, तो फ़ौरन ख़याल जो है वो बच्चों का आता है, नौजवानों का आता है। हम ये सोचते हैं कि जी, और स्पेशली जब हम पाकिस्तान की बात करें और हम कहते हैं कि एक बड़ा परसेंटेज जो है वो यूथ का है पाकिस्तान में। और उसके बाद फिर हमें ये भी सोचना चाहिए और ये भी पूछना चाहिए कि वो जो यूथ है जिस पर हम बड़ा फ़ख्र करते हैं, उसके लिए आखिरकार हमने कितनी आसानियाँ जो है वो दरकार की हैं, या किस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमने उनको प्रोवाइड किया है, उनकी मेंटल हेल्थ पर हम कितना काम कर रहे हैं, उनकी करेक्टर बिल्डिंग पर हम कितना काम कर रहे हैं। एक ही माशरे में रहते हुए आपको अलग अलग जो है वो एजुकेशन सिस्टम मिल रहे होते हैं। आप एक ही सोसाइटी में अलग अलग जहन के लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। और फिर जिस माशरे का हम हिस्सा है वहाँ पर, जहाँ पर पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने पर भी आज लोग जो है वो तकरार कर रहे हैं, आज भी इस पर जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है। वहाँ पर सोचें कि कितने ख़याल से और कितने ध्यान से जो है वो आपने अपनी नस्ल को तैयार करना होगा, उनको एजुकेट करना होगा। और उसके साथ साथ ये वही माशरा है जहाँ पर एक कोई भी नेगेटिव ख़बर इस तरह से स्प्रेड होती है कि लोग जो है वो बस मिलियंस में उस शख्स को व्यूज़ मिल जाते हैं। जहाँ सोशल मीडिया इतना आज़ाद हो, जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम मुख्तलिफ़ तरह के हों, वहाँ पर आप ये सोचें कि आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनको आप कहाँ देख रहे हैं, और वो किस लेवल पर जाकर जो है वो पाकिस्तान के लिए चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। कोविड के बाद जो एक नया चैलेंज आया वो ये था कि ऑनलाइन एजुकेशन देनी थी, और पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही रेयर था। तो ये पढ़ाने वालों के लिए भी चैलेंज था, पढ़ने वालों के लिए भी चैलेंज था। इसके साथ साथ जो पेरेंट्स थे उनके लिए जो है वो बहुत मुश्किल रहा कि वो कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो कुछ इसी हवाले से जो है वो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक ऐसी ख़ातून जो माशाल्लाह से ख़ुद एजुकेशनिस्ट हैं, एक अरसे से पाकिस्तान के सिस्टम को बड़े करीब से देखती आई हैं। और मैं ये कहूँगी कि जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ऐसी ख़वातीन जो हैं वो फ़हरिस्त में सरे फ़हरिस्त होती हैं, जिन्होंने अपनी वैल्यूज़ को रखते हुए सोसाइटी को फ़ेस किया है, एंड विद ऑल द ग्रेस माशाल्लाह से पढ़ा भी, सोसाइटी को भी फ़ेस किया, और अपनी वैल्यूज़ को और अपनी फ़ैमिली को भी माशाल्लाह से लेकर आगे बढ़ी हैं। मेरे साथ मौजूद है शहर बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आपको वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। एंड जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो जब ये कोरोना वाला जब पीक वाला सिलसिला था तब माशाल्लाह से ये हमारे साथ रहे, आते रहे शो पर, और आप लोगों को इस हवाले से गाइड करते रहे। अल-नाफ़े के डायरेक्टर ऑपरेशन है सैयद वजाहत असली। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा जी शहबाना साहब, थोड़ा सा मैं अगर हम पीछे तारीख़ की बात करें तो आज हम कहते हैं बहुत बड़े बड़े लोग जो बन गए वो तो टाट पर भी बैठकर पढ़ा था उन्होंने, ठीक है। और आज जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में ये है कि 80,000 से 1.5 लाख रुपए भी लोग अपने बच्चों की फ़ीस पे कर रहे हैं। तो कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ा चेंज एजुकेशन में हमने देखा। आज ऑनलाइन एजुकेशन की बात करिए तो इज़ इट, ये तो ठीक है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने, सोसाइटी ने, वक्त चेंज हुआ, तालीम का निज़ाम चेंज हुआ, लेकिन का मयार भी बेहतर हुआ? एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुई जहाँ तालीम पर से स्टेट ने, रियासत ने अपना हाथ उठा लिया। अच्छा। जब रियासत ने अपना हाथ उठा लिया तो तालीम ऑटोमेटिकली कमर्शलाइज हो गई। और ये परेशानी हुई हमें लेट 70s में, और बिल्कुल अर्ली 80s में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी कि स्टेट स्टॉप स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी ऑन एजुकेशन। यानी कि स्टेट ने अपना जो एजुकेशन अपैरेटस था उसको भी संभालने की जिम्मेदारी जो है वो उससे भी उसने हाथ उठा लिया था। तो अच्छा, स्टेट जो है वो कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं होती, रियासत कमर्शियल दुकान नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन आप जब स्टेट से चीज़ निकल जाएगी और दूसरे हाथों में चली जाएगी तो उनका एक कमर्शियल एंगल होता है, और वो जो है फिर उसमें प्रॉफिट अर्निंग का एक एलिमेंट आ जाता है। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन तबाह हुई उसकी रीज़न यही थी। हालांकि अगर मैं अपने ज़माने तालिब इल्मी को की तरफ गौर करूँ, पीछे जाऊँ, तो बहुत हैवी फीस के स्कूल उस ज़माने में भी थे जिसमें हमने पढ़ा, और गवर्नमेंट स्कूल भी थे जिसमें दूसरे पढ़ते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले थे वो भी उतने ही इंटेलिजेंट और थे, और जो हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसे देते थे तो हम भी वैसे ही थे। लेकिन
उस दौर में एक प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया था, वो था कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल सिस्टम्स। ओके। अच्छा, वो इतना शानदार कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल सिस्टम था, लेकिन उसको फिर लेटर ऑन रियासत ने उसको नहीं चलाया, या गवर्नमेंट्स सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उसको नहीं चलाया। अच्छा, आज देखिए हमारे यहाँ एक बस वर्ड है इंटर्नशिप। हर बच्चा जो पढ़कर निकलता है इंटर्नशिप इंटर्नशिप। व्हाट इज इंटर्नशिप? जब आप उस यंग ग्रेजुएट को लेते हैं तो वो आपकी कंपनी में या आपके एंटरप्राइज में आकर वो कुछ घंटे लगाता है, मतलब 100 घंटे 200 घंटे, और उसके कभी उसको पेमेंट मिलती, कभी उसको नहीं मिलती, स्टाइपेंड मिलता है, कभी नहीं मिलता। दैट इज इंटर्नशिप। एंड फॉर डूइंग एनी जॉब आपकी इंटर्नशिप बहुत काउंट होती है। यूनिवर्सिटियाँ पूरी कैंप लगाती हैं इंटर्नशिप के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पाकिस्तान में नेशनल डेवलपमेंट वॉलंटियर प्रोग्राम NDVP, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था अर्ली 70s में। ये मेरे ख्याल 72-73 की बात है। और मेरे जो इतने टीचर थे कॉलेज में वो सारे NDVP के थे, यानी नेशनल डेवलपमेंट वॉलंटियर प्रोग्राम में। उन्होंने वो एक तरह से इंटर्न थे, इंटर्नशिप थी उनकी। जो कॉलेजों में आकर पढ़ा रहे थे, नए नए मास्टर्स किए हुए थे, उनको एक स्मॉल स्टाइपेंड गवर्नमेंट देती थी। और गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि जैसी वैकेंसीज निकलती जाएंगी हम इन्हीं वॉलंटियर्स में से उन वैकेंसीज को भरते चले जाएंगे। उस प्रोग्राम को भी चलने नहीं दिया गया। बल्कि सिंध गवर्नमेंट को तो चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त उन्हीं की गवर्नमेंट थी जो आज सिंध में गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट है उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी थी। ये अपने प्रोग्राम्स को रिवाइव करें, NDVP का प्रोग्राम रिवाइव करें, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल सिस्टम का प्रोग्राम रिवाइव करें। देखिए, जब अर्ली 80s में रियासत ने इस वजह से हाथ उठाया तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था NDFC, वहाँ से लोनिंग होती थी, मतलब कर्जे दिए जाते थे, और IBRD का लोन आता था, वर्ल्ड बैंक का। तो एक स्कूल चेन को वो लोन मिला, शायद उस वक्त के 25 करोड़ रुपए। ओके जी। उसके बाद अब वो स्कूल चेन जो, जी उस वक्त के 25 से, मैं अर्ली 80s की बात बता रही हूँ आपको। उस वक्त फिर वो एक चेन थी, वो 2 चेनों में तब्दील हो गई। जो पायनियर है पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल चेन्स के लिए, तो वो NDFC का वो 25 करोड़ रुपया फिर वो नॉन प्रॉफिट उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। रियासत ने नजर ही न डाली कि लोग कर क्या रहे हैं। फिर एक मशरूम होगा, दूसरा मशरूम होगा, तीसरा मशरूम होगा। अब बात ये हुई कि जो कोविड आया ना, देखिए इसने डायनेमिक्स को चेंज कर दिया, और इसने इस डायनेमिक्स को अब जो से बहुत सारे तिजारती हाथों से इस चीज़ को निकाल दिया है। अब दिस इज़ द पॉइंट कि हम इससे बेनिफिट लें। अब देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, स्टैनफोर्ड है, MIT है, हार्वर्ड है, इवन कैम्ब्रिज वगैरह है, इनके प्रोफेसर्स ने उन्होंने कहा कि तालीम सिर्फ एक साहिब हैसियत आदमी का हक नहीं है, ये हर पढ़ने वाला जिसको ख्वाहिश है पढ़ने की उसका हक है। तो उन्होंने अपने बेशुमार कोर्सेज ऑनलाइन डाल दिए। हमारे यहाँ ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उससे पहले ही ऑनलाइन कोर्सेज ये दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने डाल दिए थे, और लोग उसमें सर्टिफिकेशंस ले रहे थे, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा था। अब हमारे यहाँ अगर पहले हम पूछते हैं ऑनलाइन डिस्टेंट लर्निंग, ओ हो ये तो डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम से था, तो ये तो बर्थलेस है। लेकिन अब सारी दुनिया डिस्टेंट लर्निंग पर आ गई। अब डिस्टेंट लर्निंग में ये हुआ कि ये कारोबारी हाथों से ये चीज़ निकल गई है। अब दे आर सर्वाइविंग एंड स्ट्राइविंग हार्ड कि हम किस तरह अपने आप को, मतलब उसी सिस्टम के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकें, उसको हम वापस ला सकें, मतलब वही लूट खसूट का कारोबार। हाँ। तो अब ये वो लोग जो वाकई हकीकी मानों में एजुकेशन में इंटरवेंशन चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो आपने अभी कहा ना कि बल्जिंग यूथ है पाकिस्तान में, 60% आपकी आबादी जो है वो यूथ की है। आप इस बल्जिंग यूथ को अगर आपने अभी मकसद ये कि कोई रास्ता दिखाना है, देखिए बच्चे हमारे रोज़ी के लिए कंटेनरों में बंद होके चले जाते हैं, लॉन्चों में बैठ के चले जाते हैं, और अपने जाने गंवा देते हैं, और कैसी कैसी हॉरेबल स्टोरीज आती हैं। तो क्या हमारे पास दिमागों की कमी है कि हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं सोच सकते? राइट। और आज जितना स्मार्ट हो गया है सब कुछ, उस वक्त जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ की जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डिफरेंट सोर्स से जब हम बच्चे को या अपने स्टूडेंट को इतना शार्प बनाएं कि वो लेक्चर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो है वो ग्रास्प करे चीज़ों को, और फिर डिफरेंट एंगल से वो दुनिया को देख सके। अच्छा, अब जिस तरह से यहाँ बात हो रही है कि मतलब इनकी बातों से तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हुई कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, यू नो, आज हर बच्चे के लिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ यहाँ से एक फर्दर और आगे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर मैं भी बात कर रही थी कि बहुत सारी चीज़ों पे हम झगड़ा करते हैं और बस जिस पे नो कह दिया हमने नो कह दिया। इवन अभी भी लोगों का इतराज़ है कि कहते हैं जी कोविड जो है वो भी किसी का एजेंडा है, वट एवर द रीज़न इज़, एक्सेप्ट इट, और फिर आप उस चीज़ के प्रिकॉशंस को फॉलो करें। तो ऐसे जगह पे
एक ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना आपको क्या लगता है कितना मुश्किल रहा आपके लिए, और अभी भी लोग एक्सेप्ट करते हैं? देखें, चेंज जो है ना वो हमेशा जो है प्रॉब्लमेटिक होती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग अपना स्टेटस तब्दील नहीं करना चाहते। मेरी बात हो रही थी कि हिसाब से एजुकेशनिस्ट हैं बड़े मशहूर, तो वो कहने लगे कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम एडिशनल 1 घंटा क्यों लगाएं, हमारा जिस तरह मामला चल रहा चलते रहें। और जब वो एक शेर है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों हादसा एकदम नहीं होता, तो वो जब आहिस्ता 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 होते होते एकदम से जो है वो आपको मालूम होता है कि जी दुनिया में इस बात की वजह से इतनी तब्दीली आ गई, तो हम कहते हैं कि हाँ ये क्या हो गया। तो जैसे हमारी खातून बता रही थी कि स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ ने ये तकरीबन 2006-07 की बात है जब MIT ने अपना पहला ओपन कोर्स वेयर जो है स्टार्ट किया था। पेंडेमिक के बारे में किसी को नहीं मालूम था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जी बंद हो जाएगी, लेकिन दुनिया के दिमाग जो है वो उस तरफ सोच रहे थे कि आप एक ग्लोबल विलेज की तरफ जा रहे हैं, और ग्लोबल विलेज में अब आपकी बाउंड्रीज जो है फिजिकल नहीं है, अब आपकी बाउंड्रीज डिजिटल हैं। आपने इन तमाम चीज़ों को उसी तरीके से जो देखना है उसी तरीके से करना है। तो जो आपने सवाल पूछा कि कितना प्रॉब्लमेटिक है, कितनी चीज़ें हैं, तो यकीनी तौर पे चेंज जो है वो लाने में वक्त लगता है, और हम जो है वो उसके लिए पेशेंस भी रखना चाहते हैं, और पेशेंस रखते हैं तो जब भी आप चीज़ों को प्रॉपर्ली लेके चल सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पैंडेमिक ने जो है वो एक तरीके के कैटलिस्ट का काम दिया, और बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हुई। जब हमने अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो नंबर जो थे वो ऐसे थे कि हम बता नहीं सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ग्लोबल इनरोलमेंट जो है मोर देन 300,000 है हमारे तमाम कोर्सेज़ की तमाम उसके अंदर, और एवर ग्रोइंग। थोड़े दिनों पहले ही जो है वो मैं अपना एक डैशबोर्ड देख रहा था, तो उस डैशबोर्ड में दुनिया के गालिबन 142 ममालिक से हमारी इनरोलमेंट आ रही थी, माशाल्लाह। सिवाय चंद अफ्रीकी ममालिक के और चंद ममालिक के जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जगहों से थी। तो पेशेंस रिक्वायर्ड है, चीज़ें चल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। बल्कि मैं पहले सवाल की तरफ वापस पलट के जाऊँगा कि जो एजुकेशन क्या करती है, तो ये एक और फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हम इस फंडामेंटल क्वेश्चन के बारे में और मज़ीद बात करें। ये जो एजुकेशन है ना, ये इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो किसी भी जोग्राफ़ी के लॉ से है, कि अगर आपने उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला और इस लॉ की मॉनिटरिंग करने वाला सिस्टम नहीं बनाया है, तो आप दुनिया में कोई चीज़ बड़ी से बड़ी इनोवेशन लेकर आ जाएं, लोग जो है उसको मैनिपुलेट करके उसको ख़राबी की तरफ लेके चले जाएंगे। राइट। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से अभी शहबानो साहबा बात करी थी कि ये तो बाकायदा स्टेट जो है, क्योंकि उन्होंने कहा स्टेट कमर्शियल नहीं होती, कहते हैं कि जो रियासत होती है उस वो तो माँ की तरह होती है, उसकी ज़िम्मेदारी माँ की जैसी होती है कि वो अपने बच्चों को संभालती है, उनके लिए हर चीज़ वो मुहैया करती है जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ में आता है, जो ये वाली माँ नहीं कर सकी। ठीक है, इसने अपनी नस्लों के साथ जो सलूक किया वो हमारे सामने है, और जब माँ बच्चे के साथ ऐसा सलूक करती है तो फिर बच्चे ने तो बिगड़ना ही है। ठीक है, अब जब आपने मेड रख दी, वो भी फिलिपिनो माएँ रख दी, फिलीपींस की महंगी महंगी माएँ, जो महंगे महंगे स्कूल्स हैं, ये ऐसे ही इन्होंने किया। आपको लगता है कि वो मयार जो इतना एक मैंने ऐसे लोग देखे हैं शहबानो साहबा जो शायद मतलब फटे हुए जूते पहने होते हैं उन्होंने, लेकिन उनको ये होता है कि बच्चे को पढ़ाना है, महंगे स्कूल भेजना है। ठीक है, तो क्या जो लोग पेरेंट्स ने इतना सैक्रिफाइस किया है, लेकिन क्या वो जो एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन था वो भी हम अपने बच्चों को दे सकें? डू यू थिंक कि वो मयार है तालीम का? मयार तो खैर जो है वो आपके सामने ही है, लेकिन हम उन कम्युनिटी ऑफ नेशंस में कुछ ऐसे लोगों में शामिल हैं जो हमारे यहाँ जो अपनी अर्निंग का 30% पेरेंट्स जो है ना, मोर देन 30% बच्चों के एजुकेशन में खर्च करते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद वो मुल्क है, अच्छा, और इतना पैसा तो अमेरिका और यूरोप में पेरेंट्स अपने बच्चों की तालीम पे खर्च नहीं करते जितना पाकिस्तान में और इंडिया में लोग अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करते हैं। सब कॉन्टिनेंट के अंदर पीपल स्पेंड मोर देन 30% ऑफ देयर अर्निंग्स ऑन द एजुकेशन। अच्छा, अब बात यह है कि हमें दुनिया से देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। बाज़ कौमें बहुत जल्दी तरक्की कर गई और बहुत उन्होंने अपना नाम बना लिया, ब्रांड बन गए। कोरिया नाउ इज़ अ ब्रांड, जर्मनी इज़ अ ब्रांड, ठीक है ना। अब मैं अमेरिका की बात नहीं करती, लेकिन ये तो हमारे सामने के जंग से तबाह हुए टुकड़े टुकड़े हुआ मुल्क था जर्मनी, ये था ना। कोरिया की क्या हैसियत थी, कोरिया 2 कोरिया हो गए थे, फिर क्या किस तरह कोरियन वॉर्स और क्या कुछ नहीं उनके साथ हुआ, ऐसा उस कॉन्टिनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हमने उनके उस बेस्ट प्रैक्टिसेस से लर्न नहीं किया। कोरियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उनके कोर में है। जर्मनी में लेवल वाइज एजुकेशन सिस्टम है, नॉट नेसेसरी कि हर स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर जाए। क्या ज़रूरत है हर आदमी को यूनिवर्सिटी में जाने की? वो 4 लेवल्स में पढ़ाते हैं, पहले ABCD, वो देखते हैं कि हाँ एक बच्चा बहुत साइंटिफिक जहन का है, उसको वो दूसरी कैटेगरी में डालते हैं। एक बच्चा ज़्यादा टेक्निकल माइंड का है, उसे दूसरी कैटेगरी में डालते हैं। एक ज़्यादा वो
फिलोसफिकल माइंड का है उसे पता, एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट स्किल एंड डिफरेंट माइंड सेट। और देखो ना, स्किल सेट भी हर एक का डिफरेंट है। मुझे एक चीज़ पसंद है, वो आपको नहीं पसंद होगी। मेरी एक चीज़ में एफिशिएंसी ज़्यादा है, आपकी उसमें नहीं होगी। तो मैं मिसाल के तौर पर बहुत टेक्निकल काम नहीं कर सकती, लेकिन आप मुझे पढ़ने लिखने का काम करें, मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो आप टेक्निकल काम ज़्यादा कर सकती होंगी, मुझसे बेहतर कर सकती होंगी। तो वी कैन नॉट गो अलॉन्ग इनटू द सेम पाथ। हम दोनों को अगर एक ही घोड़े पर सवार कर दिया जाए तो हम एक में एक उतर जाएगा, एक सवार रहेगा। ठीक है। तो कोरिया में एजुकेशन सिस्टम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर है। मैं रियासत की जिम्मेदारी पर यहाँ कहूँगी कि क्या हम डाइवो कंपनी को ले आए मोटरवे बनाने के लिए, लेकिन हमने कोरिया के किसी एजुकेशन सिस्टम को लाने की कोशिश की पाकिस्तान में। क्या हो हमारे साथ मिलकर हमारे एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं थी ना, प्रायोरिटी नहीं थी। अच्छा, इसी तरह हमने जर्मनी से हम हर चीज़, मतलब वो सारी आपको, अब मैं उसकी डिटेल में क्या जाऊँ, लेकिन वी डिडंट आस्क देम कि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम किस तरह, इवन मैंने आपसे कहा ना कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल सिस्टम, हमारा अपना सिस्टम बहुत अच्छा था। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ी हमसे जो गलती हुई, देखिए हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसको अभी भी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। हमारे मैट्रिक के सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं थी और हमारे इंटरमीडिएट के सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं है। हमने चूंकि हमारा एफिशिएंसी हमारी लेवल कमज़ोर हो गई, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी अपने यहाँ ये ओ लेवल और ए लेवल के कैम्ब्रिज प्रोग्राम को जड़ने की। इससे हमारे बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब आप मुझे बताइए क्या फ़ायदा होता है? हमें अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए था, उसमें नए कोर्सेज डालने चाहिए थे, उसमें उसके होराइजन को बढ़ाना चाहिए था। हमारा मैट्रिक सिस्टम बहुत अच्छा था। सही। अच्छा, ये जो मैट्रिक और इंटर सिस्टम और उसके बाद ओ लेवल्स और ए लेवल्स आया, उससे और पता नहीं कौन सी कितनी खराबियाँ हुई, लेकिन ये हो गया जी, ये तो ओल्ड स्कूल है और ये ओ लेवल्स है और आप ऐसे दो बच्चों को साथ बिठा दें तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। हमने इतना उन दोनों में जो है ना वो फ़र्क क्रिएट कर दिया। और ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं चाह रही थी कि ये जो हमने खुद क्लासिफिकेशन दी ना अपनी नस्ल को, इससे बड़ा नुकसान हो गया है। इस पे भी बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। शहबानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद वजाहत अली हैं। अभी जिस तरह शहबानो साहिबा भी जिक्र करी थी कि स्किल, ये तो एक कोट भी है ना कि स्किल इज़ अ न्यू एजुकेशन, बल्कि ये न्यू क्या, यही हेल्प करती है आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जा रहे होते हैं। इन्होंने भी कहा कि टेक्निकल एजुकेशन जो है उसका सिस्टम बड़ा ख़त्म हो गया है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों ही ए ग्रेड स्टूडेंट होंगे। हो सकता है 2 बच्चे ऐसे हों जो बहुत टेक्निकली हवाले से बड़े जो हैं वो साउंड हों। तो क्या हमें अपनी सोसाइटी में, जहाँ पर हम ऑनलाइन एजुकेशन की या बाकी चीज़ों की बात करें, हमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे और गवर्नमेंट लेवल पर इस पे काम होना चाहिए? देखें, यकीनी तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है स्किल दें आप बच्चों को, स्किल दें और तमाम चीज़ें हों। लेकिन मैं अपनी पुरानी बात से इस बात को जोड़ता हूँ जो अभी हम बात कर रहे थे कि हम आगे मूव ऑन करें और आगे मूव ऑन होने के लिए आपके पास वो नए तरीके अवेलेबल हों जिन पर आप काम कर सकें। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम। ये इस टाइम पर हम जिस अपनी ह्यूमन काइंड के टाइम फ्रेम में खड़े हैं ना, ये वो टाइम है कि जिसमें आपके तमाम अक़वाम जो हैं वो सेम लेवल पर आके खड़े हो गए हैं। आपकी एजुकेशन जो है वो आज के दौर में डेमोक्रेटाइज हो गई है। हम आज से 15 साल पहले अगर ये इस बात का ओनर होते ना कि जी आपके पास क्लासेस बन गई हैं, आप एजुकेशन ले सकते हैं, आप एजुकेशन ले सकते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपका बच्चा, उसको डिग्री भले ना मिले, लेकिन आपका बच्चा जो है वो एजुकेशन ले सकता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल उसी लेवल की, उसी स्टैंडर्ड की जिस स्टैंडर्ड का एजुकेशन जो है वो अमेरिका का बच्चा ले रहा है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। अफ्रीका का एक इलाका है, नाम्बिया नाम है उसका। वहाँ पर बिल गेट्स फाउंडेशन ने उन बच्चों को सिर्फ मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किए और उनको मोबाइल के जो नेटवर्क्स हैं उनके ज़रिए से उनको डाटा जो है उसमें प्रोवाइड कर दिया। आप यकीन करेंगे कि उन बच्चों ने पेंडेमिक के टाइम में अपने इर्द गिर्द के पूरे एरिया की फूड का मसला हल कर दिया कल्टीवेशन के ज़रिए से, वीडियोस देख के सिर्फ यूट्यूब पे, और अपने पूरे एरिया की एनर्जी का मसला सॉल्व कर दिया कि कैसे जो है वो आप सोलर पैनल प्रोक्योर कर सकते हैं, चाइना से कैसे मंगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, कैसे उसकी ट्रांसमिशन लाइन में जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम अपने बच्चों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनको एक बहुत ही ज़्यादा फरसूदा किस्म के सिस्टम में डाल के कहते हैं कि जी इनका कसूर है, इनका प्रॉब्लम है, इनकी चीज़ें हैं। और वो जो हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि जी हर बच्चा जो है वो अलग अलग
अपनी सलाहियत लेते हुए होता है। हम तो आज तक जो है वो जहानत का मेयार IQ समझते हैं कि IQ का इसका टेस्ट इतना आएगा तब उसकी जहानत नापी जाएगी, तब नहीं होगी। 1983 में डेविड गार्टनर ने सबसे पहले जो है वो ये इस बात की थ्योरी पेश की थी कि जी इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ मैथमेटिकल और लैंग्वेज की नहीं होती बल्कि 9 टाइप्स की होती हैं। आपका बच्चा अगर वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी ले रहा है तो वो भी एक टाइप की इंटेलिजेंस है। वो हर तरह का बच्चा उसमें दिलचस्पी लेता, राइट उसके लिए इतनी पेशेंस चाहिए लेकिन होती है। बात वो यही है ना कि हमने कुछ पैरामीटर्स, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, बस उसी पर हम चाहते हैं कि लकीर के फ़कीर के उसी पर चीज़ें चलती रहें। हम किसी क्रिएटिव या किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि फिर ये कमर्शियल कैसे होगा, ये बड़ा आदमी कैसे बनेगा, हम अच्छा आदमी है, उसको एक्सेल करने की हम ख्वाहिश नहीं रखते। हम हर माँ बाप अपने बच्चे को ये कहते हैं तुमने बड़े होके बड़ा आदमी, बड़ा तो वो बन ही जाएगा, उसको ये बोलो कि वो अच्छा इंसान बने या वो कुछ ज़िंदगी में कुछ नया एक्सपीरियंस कर सके। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं? याहिया बात मैं कर रहा बिल्कुल ठीक हूँ। याया, आप कैसे हैं? हूँ। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की और दोनों पहलू मैंने देखे। शहबानो साहिबा ने जो गुफ्तगू की बेहतरीन की। देखिए, मैं तो इस मौजू पे बहुत पहले भी कह चुका हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो मेयार तालीम है वो सिर्फ इस हद तक है कि आप किसी बड़े स्कूल में चले जाते हैं, जी। A लेवल O लेवल के, तो वहाँ तो पता चलता है कि चलो आपका एक बच्चा चला गया, जो वो फीसें भर सकता है वो एक अलग क्लास में आ गया, जो सरकारी स्कूल है वो अलग क्लास में आ गया। अब सवाल ये है कि मेरा मकसद कहने का, जो हम ये दावा करते हैं कि यकसा तालीम सबके लिए, तब यकसा तालीम तो उस वक्त होगी यकसा कोर्स आप रखेंगे, यकसा किस्म की मराहत देंगे। अब इन्होंने जो बात की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चे को A ग्रेडर B ग्रेडर ही बनाया नहीं, घरों में भी यही हाल है। अब एक बच्चा जिसकी अपनी एक जहनी सलाहियत है, जैसे हमारे भाई इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो कोई मैथमेटिक्स का मास्टर हो, साइंस का मास्टर हो, उसकी सलाहियत किसी और चीज में, तो उसके लिए क्या रखा है। मैं आज कराची की बात करूं, सर थोड़ा सा मुझे टाइम दे। टेक्निकल इंस्टीट्यूट मेरे सामने, TTC हमारे सामने बना, तबाह बर्बाद। शीर्षा का टेक्निकल स्कूल तबाह बर्बाद, और ये हमारा सैफी तबाह बर्बाद। मतलब यकीन करें कि अफसोस होता है। अब जो अगर हम अपने एक बहुत बड़ी लॉट है, अगर आप जॉब करने जाते हैं तो आपको फला इंजीनियरिंग की डिग्री होगी तो अब आपको जॉब मिलेगी, लेकिन अगर हमारे पास क्यों हमारा वेल्डर, क्यों हमारा जो है इलेक्ट्रिशियन, क्यों हमारा ऑटो मैकेनिक क्यों नहीं बाहर जॉब मिलती? इसलिए नहीं मिलती कि वो सर्टिफाइड नहीं है, उसके पास सलाहियत सब कुछ है, आपने सर्टिफिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं है। आप तो चाहते हैं कि बस वो सारे के सारे A ग्रेडर बने और जो है वो बेचारे दूसरे जो है D और D वाले वो आगे पीछे मतलब मजदूरियां करते फिरे। मेरा सवाल इन दोनों से ये, देखिए ये आपने एक बात की सना, नीयत की बात की। जब नीयत नहीं है और जैसे ये इतने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मुझे कहीं इनका मतलब किसी ऐसे लोग का रोल नहीं है जिनके पास इन्फ्लुएंस है, जो मिनिस्टर्स बने हुए, उनको तो तालीम का शगफ ही नहीं है, वो तो अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेज देते हैं। और यहाँ वाले फिर क्या करेंगे? हम लोग क्या इसी तरह भुगतते रहेंगे या आवाम में ये शऊर कैसे बेदार होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक का वक्त हो गया है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा बड़ा अलमिया है, क्योंकि हमने ये जो फरसूदा निज़ाम तालीम की वजह है, ये एक हमारी फरसूदा सियासत का निज़ाम भी है कि हम ये कहते हैं कि पता नहीं अगर पढ़ा देंगे अपनी रियाया को तो पता नहीं वो सो कॉल्ड सर पर आकर बैठ जाएगी। जब इस तरह के लोग और इस तरह के हुक्मरान आपके पास मौजूद होंगे तो फिर वही बात है, जैसी नीयत होगी वैसे ही मामलात भी ज़िंदगी में होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करते हैं जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। शहबानो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद वजाहत अली हैं, एंड बात हो रही थी एजुकेशन सिस्टम की, जो एजुकेशन का मयार है वो क्या है, एंड फिर O लेवल्स, A लेवल्स, और बात हुई मैट्रिक के और इंटरमीडिएट सिस्टम की। अब मैं आपसे जानूंगी, ये तो बड़ी नॉर्मल सी आजकल आप देखें एग्जांपल है कि कहा जाता है ओहो ये तो ओल्ड स्कूल है, अगले बच्चे का कॉन्फिडेंस ही शैटर्ड कर दिया जाता है, और ये तो बन कबाब है, ये तो बर्गर है, इस तरह की टर्म्स हम यूज़ करते हैं, और इससे जो है बाकायदा बाइफिकेशन फील होती है कि जी ये इस लेवल पर काम कर सकता है। तो ये हम अब किस तरह की एजुकेशन और कौन सा सिस्टम जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें और बुनियादी सवाल की तरफ जाना चाहिए, और वो ये समझना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम के कॉम्प्राइजेस क्या होते हैं, यानी वो किन चीज़ों पर खड़ा होता है, या एजुकेशन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कि जिन पार्ट्स को देखा जाना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है ना, वो तो है उस्ताद।
तो इल्म जो है ना कभी भी उस्ताद शागिर्द के ताल्लुक़ को कायम किए बगैर नहीं आता। ठीक है। आप करिकुलम कुछ भी ले लें, जो कि एक पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, कि करिकुलम इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करिकुलम पढ़ाना है, आपने किस पेडागॉजी से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ये उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन जो सेंट्रल और पिवटल इंपॉर्टेंस है ना वो उस्ताद की है। ठीक है। जब तक कि उस्ताद अपने शागिर्द के साथ ताल्लुक़ नहीं रखेगा ना उस वक्त तक कभी भी इल्म हासिल नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, हम जब अब बात कर रहे थे ओ लेवल्स ने रिप्लेस किया या ओ लेवल्स ने अल्टीमेट एक क्लास क्रिएट करने की हमारे यहाँ पर कोशिश की या हो गई वो अल्टीमेटली, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मुआशरे जो हैं वो कभी भी वैक्यूम में नहीं रहते। अगर कोई चीज़ अपना काम उस तरीके से पूरा नहीं कर रही कि जिसके लिए उसको क्रिएट किया गया है तो उसको रिप्लेस करता है कोई ना कोई चीज़। तो यही काम जो है वो हमारे मैट्रिकुलेशन या हमारे इंटरमीडिएट सिस्टम के लिए ओ लेवल सिस्टम ने किया कि आपने करिकुलम को आउटडेट कर दिया। आज भी फिज़िक्स की बुक में गालिबन 1983 में जबकि फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट हो चुका था, आज भी हमको फिज़िक्स में पढ़ा जाता है कि फ्यूजन इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कि फ्यूजन नहीं हो सकता। जबकि हम जो बात कर रहे हैं वो हाइड्रोन कोलिडर्स की और पता नहीं किस किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो इतना आउटडेटेड करिकुलम अगर आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी कोई अट्रैक्शन तो महसूस नहीं रहेगी। सही, राइट। देखिए मैं एक अभी हमारे यहाँ एक जैसे अभी टेक्नोलॉजी से बात शुरू हुई, मैं क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, हम उन कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं जिन्होंने कभी अच्छी एजुकेशन या वो एजुकेशन जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है या उसकी तरफ उनकी तवज्जो कभी नहीं गई। तो हम हमारा बहुत बड़ा इंटरवेंशन है ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटीज़ के। तो हम ये समझते हैं कि सरे दस्त हमें, अब हम ये कहें कि ये खराबियाँ तो बहुत सारी थी, नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कि हमें अपने आगे कैसे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए अब हमें इन सारी बातों को भुलाकर अब हमें आगे स्टेप लेने के लिए लाजमी है ना कि कोई ना कोई हमारे पास हमें कोई वर्क प्लान हो हमारे पास। मैंने रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम के ऊपर 1995 से काम करना शुरू किया था। ओके। और पाकिस्तान की तारीख का पहला वर्कशॉप और सेमिनार इस शहर कराची में मैंने करवाया था। माशाल्लाह। फिर उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते चले गए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते, क्योंकि शोर मचाने से होता है कि पीपल फील थ्रेटेंड। लोग बहुत सारे जो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं ना वो थ्रेटेंड फील करते हैं, फिर वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये तरीक़ेकार है। लेकिन अब हम जैसे न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ दुनिया के अंदर आ गई हैं, हर चीज़ जो है ना वो अब तब्दील हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा है, क्लाउड्स हैं, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई है, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बड़े बड़े 6-7 बड़े सब्जेक्ट हैं दुनिया के, जिसके लिए अगर हम अपने यूथ को तैयार करना शुरू करें तो सिर्फ यहीं पाकिस्तान में नहीं, दे कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अब हम एक पहले हमारे यहाँ एक सिस्टम था कि हम अब पाकिस्तान से मजदूर भेजते थे, एक स्किल्ड वर्कर भेजते थे ना, हम सारे मिडिल ईस्ट को बनाने में पाकिस्तानियों का बहुत हाथ है। अब वो हम परसोना नॉन ग्रेटा वहाँ पर हो गए, वो और बात है ज़माने की सियासत के एतबार से। तो हमारे टैलेंट में हमारे बच्चों के या हमारे नौजवानों की कमी तो नहीं है। तो अब हम दोबारा पलटकर वो रिडंडेंट चीज़ों की तरफ ना जाएं, हमको आगे की तरफ देखकर और नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की इस वक्त ज़रूरत है। और अडॉप्ट करने के लिए हमें, अच्छा अब आप मैं कहूँ जी वो अडॉप्ट सिर्फ अच्छे ही स्कूलों में अडॉप्ट होगा, नहीं, हम दिमाग तो अल्लाह ने सबको दिया है ना। 14, 15, 16 साल का बच्चा वो इतने वंडर्स क्रिएट कर सकता है विद दीज टेक्नोलॉजीज। तो नाउ वी हैव टू गो टू द ग्रास रूट लेवल। मैं समझती हूँ कि जैसे मैं काम कर रही हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करती हूँ, मैं पिक करती हूँ, मैट्रिक 9th और मैट्रिक के बच्चों को पिक कर लेती हूँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में जाके, कि वो और उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं हम, उनकी प्लेसमेंट्स करते हैं, क्योंकि ना उनके पेरेंट्स को पता कि उनकी क्या प्लेसमेंट हो सकती है, ना उन बच्चों को पता अपने फ्यूचर के बारे में। तो वी हैव टू गाइड देम। तो हम उनको गाइड करते हैं, बेहतरीन इंस्टीट्यूशन चूज़ करते हैं, वहाँ उनको प्लेसमेंट उनकी करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। एक बहुत बड़ा सेटअप हमारा सिस्टम हमारा, और ये सारा वीमेन बेस्ड है। हमारा जो काम है वो सारा का सारा ख़वातीन करती हैं, वुमेन बेस्ड है। और बहुत हैरान कुन बात आप सुनेंगी कि हम मतलब आप मुझे पाकिस्तान के किसी इलाके का नाम लें और अगर उसमें हमारी प्रेजेंस ना हो तो मुझे शर्म आएगी। वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हमें जस्ट अ फोन कॉल अवे फ्रॉम अवर पीपल। तो इसमें हमें अच्छा, फिर हमने इसमें कोई बिग मनी हमारे पास नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे पैसे नहीं, हम क्या करें, हमारे पास तो बिग मनी थी ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ प्लानिंग थी। और थोड़े बहुत पैसे जो हम फ्रेंड्स मिलके पूल इन करते हैं, और प्लानिंग हम विद द बेटर प्लानिंग। मैंने इतने बच्चे, अच्छा अब एक बच्चा 8वीं 9वीं में C-D ग्रेड लेके लुढ़कता फिर रहा है। अब वो लुढ़कता फिरने वाला बच्चा किधर जाएगा? वो इंटर करेगा, फिर मजीद लुढ़केगा, फिर मजीद लुढ़केगा।
हमने जो ये एजुकेशन है ना, जिसको आप टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, हमने उससे हाथ उठा दिया। अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग लोग जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, आईटी के very डिप्लोमा true। लोग हमने लोगों को उस तरफ कन्वर्ट करना शुरू किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और लड़कियों को खास तौर पे। अच्छा, देखिए, लड़कियों को एक चीज़ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन है कि औरत की अपनी एक माशी हैसियत ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वक्त के साथ साथ लोगों की फ्रस्ट्रेशंस का एक अजीब व गरीब आलम है, जिसमें हरासमेंट औरत के साथ बढ़ गई है। भाई जो कुछ इंडिया में हो रहा है, तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा, वहाँ पर्दे से बाहर चीज़ें निकल जाती हैं, वही सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ पर्दे के अंदर हम अंडर द कारपेट हम उसे पुश कर देते हैं, तो हमारे यहाँ छुपी हुई उतना ही कुछ। हमारे यहाँ भी वर्क प्लेस हरासमेंट है, बहुत बुरी वर्क प्लेस हरासमेंट है। अब उसका हल क्या है? अब एक हल है कि मैं मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूँ, मैंने डेरा इस्माइल खान में, जो एक बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी एंड प्रिमिटिव सोसाइटी है, वहाँ गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स। सिटी डेरा में उन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से उन्होंने, अब वहाँ कोई जाए ही ना, मतलब वो ट्राइबल लड़कियाँ कहाँ से निकल के आएंगी। मैंने जब उन ग्रास रूट लेवल पर जाकर उनको अप्रोच किया और मैंने कहा कि बच्चियों को भेजो, तो उनके बाप और भाई डट कर खड़े हो गए कि हम तो नहीं भेजेंगे। जब बहुत कहा कि भाई बच्चियाँ हुनर सीख जाएंगी, तो कहा अच्छा मैडम, हम एक शर्त पर भेजेंगे, आप हमारे दरवाजे से गाड़ी चलाएगा और हमारे दरवाजे पे गाड़ी बच्ची को लाके उतारेगी। अच्छा, ये किस लिए था? बच्ची पे भरोसा नहीं था या ना, माशरे पे? सिस्टम पे, बिल्कुल अच्छा। सिस्टम। बच्ची तो चलिए देखिए, बस सिस्टम। हमने उनकी बात को एक्सेप्ट किया। ओके। और आप बिलीव करें, मैंने डेरा इस्माइल खान में, अब मैं बसें और इसकी तो हमारी इस्तेताअत नहीं थी, हाँ। हमने वो चिंची रक्शे किराए पे ले लिए, how sweet। और वो 6-6 लड़कियों के ग्रुप बनाकर वो डेरा सिटी तक जाती थी, और वो 12:30 बजे जब उनका स्कूल खत्म होता था, तो वो घर पे लाके वो चिंची रक्शे उन्होंने उतारते थे। फिर अटेंडेंस होती थी, कितनी बच्चियां रक्शे में बैठी हैं, कितनी बच्चियां, ताकि हम ये बात रख सकें सामने, पेरेंट्स को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि बच्ची रक्शे में बैठी है सही। और वापस और फिर वो आपकी रिस्पॉन्स है। ये देखिए, ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन अगेन जिस तरह इन्होंने कहा कि पैसा सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, प्लानिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन प्लानिंग उस वक्त होगी जब आपकी नीयत होगी। तो नीयत रखेंगे तो फिर चीज़ों को आप आगे बेहतर कर सकेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर मज़ीद बात करेंगे। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी कॉलर याहिया भी थे ब्रेक पे जाने से पहले, वो भी यही बात कर रहे थे कि हमने बाकायदा प्लानिंग के साथ जो है ना वो अपने इंस्टीट्यूट्स को ख़त्म किया है, उनको तबाह किया है। और हमारी ये जो लेबर वर्क है, दुनिया भर में इसकी बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी मांग है। आप देखें, आप यहाँ पे तो हम जो हज़ारों रुपए में काम करा लेते हैं, वहाँ पे तो शायद लोग लाखों में भी नहीं सोच सकते, इतने स्किल्ड हैं हमारे लोग। लेकिन याहिया साहब जो थे कॉलर, जिन्होंने जिन इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया, ये एक वक्त में कराची के फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस थे। ओके। और इनके पढ़े हुए लोग जो हैं वो बीटेक की डिग्री तक ये जाते थे, और वो सारी दुनिया में इस वक्त कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे। राइट। अब हमारे यहाँ हुआ ये कि हमने एक सिस्टम, चलिए जो हो गया, अब हम उस ढोल को क्यों पीटें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ने की कोशिश। आगे बढ़ने में भी हम अगर कोरिया का मुकाबला नहीं कर सकते, जर्मनी अगर हमें नहीं, तो इस वक्त जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं वियतनाम, एक वो मुल्क जो बिल्कुल ही तबाह हाल था, बिल्कुल ही वियतनाम की कोई हैसियत ही नहीं थी, आज वो उसकी एजुकेशन, उनकी इकानमी, उनका जीडीपी, उनके ह्यूमन रिसोर्स के इंडिकेटर्स हमारे लिए हैरान कुन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ स्मॉल बिजनेसेस और कॉटेज को बहुत ज़्यादा कहीं किसी सेक्टर से सपोर्ट नहीं मिलती। मतलब फॉर एग्जांपल, एक तो बैंकिंग सेक्टर होता है, फाइनेंशियल सेक्टर, और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेट होता है थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट की ऐसी रेगुलेशंस नहीं है जो वो फाइनेंशियल सेक्टर को कहे कि जी आपने कॉटेज को सपोर्ट करना है। वो एक बहुत बड़े जाइंट को तो खुशी से फाइनेंशियल सपोर्ट दे देंगे, लेकिन वो छोटे आदमी को सपोर्ट नहीं देते। उसके लिए का माइक्रो फाइनेंस। अब माइक्रो फाइनेंस जो खोला, 18%, 20%, 22% इंटरेस्ट के ऊपर अगर आपको लोन मिलेगा, तो आप क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे? सारी दुनिया के अंदर इतना इंटरेस्ट रेट ही कहीं नहीं है। बैंकों ने का स्प्रेड इतना बड़ा हो गया बोरिंग और लेंडिंग के दरमियान में कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कारोबार ही बैंकिंग है।
सही। लेकिन स्टेट ने रेगुलराइज नहीं किया कि अगर आपने कॉटेज को देना है तो आपकी इससे 1%, 2%, 3% ये होता है इंटरेस्ट रेट, जिसके ऊपर आप अपने कॉटेज इंडस्ट्री को या अपने नौजवान को आप आगे बढ़ने का मौका देते हैं। देखिए, आपने उसको हाथ पकड़ के नहीं चलाना है, आपने जैसे उसको रास्ता दिखाना है। रास्ता दिखाने के लिए आपको टूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। वन ऑफ द टूल इज द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द स्टेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो एक ज़माने में IBRD के लोन आते थे, वर्ल्ड बैंक के आते थे, वो भी मिसयूज़ हुए। लेकिन सरकार को, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात है कि हमारे यहाँ एक बड़ी हाउसिंग स्कीम्स बहुत चल रही हैं, हाउसिंग स्कीम। अब वो हाउसिंग स्कीम सिर्फ हाउसिंग स्कीम है, वहाँ कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। फिर क्यों नहीं होगी? आप अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, सारे लोग अपने घरों से काम करते हैं। उनकी बेसमेंटों में उनके ऑफिस बने हुए हैं, उनके घरों के अंदर उनके काम हो रहे हैं। यही वियतनाम में हो रहा है, यही कोरिया में हो रहा है। वहाँ कोई कमर्शियल और नॉन कमर्शियल का फर्क नहीं। नहीं, यहाँ पे तो आप तख्ती भी लगाएंगे तो आपको पहले उसके पैसे देने पड़ेंगे जी। तो ये आप क्या बात है? तख्ती कैसे लगा ली? ये क्या बात है? हाँ। मतलब आप अलाउ करें लोगों को कि वो अपने घरों से काम करें, इंस्टेड के वो फर्दर अपने आप को फाइनेंशियल बर्डन में डालें कि वो ऑफिस लें और उसके बाद वो किसी वर्क प्लेस को ढूंढें और उसके बाद वो वहाँ से कम्यूट करें और जाएं और उसके बाद फिर मतलब आप देखें ना, ट्रांसपोर्ट है, हर चीज है, बड़ा खर्चा बढ़ जाता है, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और फिर उसके बाद आपकी फर्दर आपके हेल्थ पर या आपके फिजिक के ऊपर जो उसका स्ट्रेस है, वो सारी बातें एक तरफ। अब आप घर में बैठे अगर काम कर रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें माइनस करते जाइए तो प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है। तो आप ये अच्छा, अब देखिए ना, घूमने फिरने के लिए हमारे यहाँ आजकल में स्कूलों में ट्रेंड निकला कि चलें आपको बच्चों को घुमा के लाएं। बड़े बड़े जो फीस लेने वाले स्कूल हैं, किसी यूरोपियन कंट्री ले जा रहे हैं, कोई श्रीलंका ले जा रहा है, कोई सिंगापुर ले जा रहा है, कोई नहीं ले जाता, कोई तो वियतनाम नहीं ले जाता। भाई वियतनाम में जाकर दिखाओ उन्हें बच्चों को। सरकार, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, चले स्पॉन्सर करें हाफ एंड हाफ। जो बच्चे जाके देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप जाके देख के आओ कि वो मरे पिटे लोगों ने, इतनी मुसीबत ज़्यादा लोगों ने कैसे अपने आप को खड़ा कर लिया। अब हर बात हम कहे जी पॉलिटिशियन ख़राब था जी, ब्यूरोक्रेट बदमाश था, वो फलाना ऐसा था, वो फलाना ऐसा, वो तो थे जी, सब कुछ थे। अब उसकी बात छोड़िए, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तो पीछे तारीख की बातें नहीं करना चाहती, ये ख़राब है, ये ख़राब है, ख़राब था। अब आगे बढ़ें, आगे दुनिया के होराइजन्स बहुत डिफरेंट है, बहुत कलरफुल होराइजन्स है। यू हैव टू जस्ट एंटर इनटू इट विद द न्यू जेस्ट एंड ज़ील। राइट। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे, क्योंकि आई डोंट नो कि ये कितनी रिलेट करती है इस टॉपिक से, लेकिन जब ये बात करी थी तो इसमें एक झलक जो आती है कि वो आप अपनी नेशन को खुददार बनाते हैं। आप उनको ये बताते हैं कि जो भी है, जैसा भी है, इसी में ही हमने सरवाइव करना और यही हमारी जंग है। और हम भी हालत जंग में ही हैं इस वक्त, जो जिस तरह की हमारी सिचुएशन है। गवर्नमेंट का कंसर्न कितना है, बिकॉज अभी जिस तरह से आप कह रहे थे कि पेंडेमिक के बाद हम सब एक इक्वल लेवल पर आ गए हैं, अगर हम देखें तो हम इसका बड़ा गोल्डन चांस है कि हम इसका बेनिफिट ले सकें। लेकिन हमारे यहाँ किसी को धोखा दे देना, चीट कर देना, पैसे दे के वापस ना देना, ये सारी चीज़ें, ये सारे स्मार्ट चीज़ें जो हैं वो हम अपने बच्चों के जहनों में डाल रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट का कंसर्न कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैं तो आप जो याया साहब ने सवाल पूछा उसी से बात को जो है वो आगाज़ करता हूँ कि देखिए, आपका इख्तियार जो है ना वो आपके 5 और 6 फिट के वजूद के ऊपर होता है। आपका इख्तियार किसी और पर नहीं है। तब्दीली भी जो है ना वो तभी आएगी कि जब आप अपने आप को तब्दील करेंगे। और अपने आप को जो है वो करना आपके तो इख्तियार में ना। मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि जी जो इस वक्त वालिदैन हैं कि जिनके बच्चे स्कूल की तरफ जाने वाले हैं, तो वो अपने आप को क्यों एक्स्ट्रा माइल जाके, क्योंकि देखें असल एजुकेटर, ओरिजिनल एजुकेटर बच्चे का वो माँ बाप हैं, वालिदैन हैं। अल्लाह तबार ताला ने जो तरबियत की जिम्मेदारी है वो असलन वालिदैन पर डाली है, और वालिदैन में से वालिद के ऊपर कि वो जो है वो करे। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि जी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ट्रांसफ़र करके बैठ जाते हैं। तो आप जो है वो असल एजुकेटर हैं, आपने जो है ना वो पेन लेना है, आपने पेन लेके बच्चों को पढ़ाना है। आप जो है वो अगर एक्स्ट्रा अपना 2 घंटा लगाकर बच्चों को नहीं बता सकते कि बेटा ये ऑनलाइन आपके पास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको 1 रुपये पाई पैसे का खर्च नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके पास मटेरियल्स मौजूद हैं, आपके पास ये वेन्यूज़ मौजूद हैं, इन पर आप जाके बैठें। बिलीव मी और नॉट, आपने सिर्फ बच्चे के साथ शुरू के 3 से 4 महीने उसको पटरी पर चढ़ाना है। हमारे बच्चे बहुत ही स्मार्ट हैं। जब 2.5 साल का बच्चा यूट्यूब की वीडियो चलाना सीख सकता है ना, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन भी हासिल कर सकता है। राइट, वेरी ट्रू। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जहाँ पर माँ बाप खुद इतने तालीम याफ्ता नहीं है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है और कि वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस आ जाता है वहाँ पर बच्चों का और माँ बाप के माइंडसेट का। मज़ीद बात करते हैं इस पर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है, शबाना साहब मैं आपसे ये जानूँगी कि यहाँ पेंडेमिक में जिस तरह हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, अब तो स्कूल्स वापस खुल गए हैं, सो वो एक ये भी बड़ा मिस किया बच्चों ने कि वो जो एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन होता है, आप सोशली आपने बिहेव कैसे करना है लोगों से मिलके, एक स्ट्रेंजर फेयर, ये सारी चीज़ें, शेयरिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिज़िकली जब आप जाते हो तो आप सीखते हो। तो आप क्या कहेंगी कि एक ऑनलाइन एजुकेशन की अपनी हैसियत है, लेकिन फ़िज़िकली वो इस एनवायरनमेंट में बच्चे को भेजना, इसकी इंपॉर्टेंस से भी हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना वो एक आपकी वैल्यू एडिशन है, वो एक बेस नहीं है आपका, इट्स ओनली वैल्यू एडिशन। ये बात मैं बिल्कुल डिफरेंशिएट कर दूं। ये जो हमारा स्कूल सिस्टम है सारी दुनिया में, देखिए वहाँ पर बच्चा एक दूसरे के साथ एक इंसानों के माहौल में रहना सीखता है, राइट, शेयर करना सीखता है और हंसना बोलना सीखता है, और ह्यूमन इंटरेक्शन, इंसान एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी के बगैर नहीं मूव कर सकता। ये इदारों की बहुत ज़रूरत है और इदारे बिल्कुल अपनी जगह पर होने चाहिए, लेकिन इदारों को कमर्शियल एंटिटीज़ में तब्दील होने से रोकने का भी कोई प्लान ज़रूर होना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ ओनली वैल्यू एडिशन। यस, ये वो डिप्रिवेशन जिनके पास कि हमारे पास पैसा नहीं, लिहाजा हम एक आला तालीम हासिल नहीं कर सकते, उस गैप को इस ऑनलाइन एजुकेशन ने ख़त्म कर दिया, उस बहाने को इस ऑनलाइन एजुकेशन ने ख़त्म कर दिया। ऑनलाइन एजुकेशन का बस इतना ही रोल है। अच्छा, लेकिन बाकी रोल जो है जो इदारों का है, मतलब तालीमी इदारों का है, जहाँ हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। मतलब हम अपने यूनिवर्सिटी के ज़माने में बहुत पोलिटिकली एक्टिव थे। अच्छा, हमने सियासत के मिजाज को और रियासत के मिजाज को तालीमी इदारों से सीखा। आज के बच्चे वो नहीं सीख रहा, इसलिए कि वो इदारे वो नहीं दे रहे। अच्छा, फिर हमने डिबेट्स करना, ड्रामा करना, ये चीज़ें भी लाइफ इंसान की ये सॉफ्ट स्किल्स है ना, ये एक लाइफ है, ये भी एक ज़िंदगी है। शेर कहना, मुशायरा पढ़ना, नज़म कहना, ये सारी भी ज़िंदगी का एक पार्ट है। ये सारा आप ऑनलाइन घर में बैठ के नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी चाहिए। मेरा स्ट्रेस ये था कि नॉट नेसेसरी कि एवरीबडी शुड गो टू यूनिवर्सिटी एंड गेट अ MA डिग्री, एवरीबडी शुड गो टू गेट अ ग्रेजुएशन डिग्री। हर एक का माइंडसेट डिफरेंट है, राइट। आज तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पर यूनिवर्सिटी में अजीब से आपको सिस्टम नज़र आता है कि वो सियासत एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है जिसका ये यहाँ मैं आपसे बिल्कुल बहुत डिफर करूँगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी भी उनका बड़ा इंटरवेंशन रहा, पाकिस्तान के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत इंटरवेंशन, लेकिन वो एक सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल नर्सरीज भी तो है ना, वो एक फ्यूचर के लोगों के सियासतदानों की तरबियत भी तो है। अब वो हैंड पिक लोग फिर अब फिर आपने हैंड पिक्स देख लिए, तो फिर मैं अब ज़्यादा इस पर नहीं बात करना चाहती, बट देयर इज अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस between those people who came from those nurseries and those people who have been picked, hand picked। तो आप ये देखें ना, ये भी तो सारी प्लानिंग के साथ हुई ना, तो ये इदारे की हैसियत को आप किसी तौर पर किसी तौर पर आप जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। एंड क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन डेफिनेटली जो इस वक्त स्ट्रक्चर रहा और जिस तरह की चीज़ें रहीं उस हवाले से हमने बात की। सो बहुत बहुत शुक्रिया। वजाहत हमारे साथ मौजूद है, शहबानो साहब हमारे साथ मौजूद रहीं। ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साहिर के साथ मैंने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है, वो आप देख सकेंगे। देखते रहिए जूठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड मेरे मेहमान वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ पसंद करें बल्कि इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और आप लोगों को बेहतरीन ऑफ़र भी जूठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं। आपकी फेवरेट शख्सियत जिन्हें आप आई थिंक हर चैनल पर देखना चाहते हैं, इन्हें सुनना चाहते हैं, और अब तो माशाल्लाह से इनका ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है और इनकी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ और आप भी इस्तेमाल करें। यस, मैं बात कर रही हूँ अमोर ब्यूटी की, और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप जब आते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आता हूँ, जी टीवी इज लाइक अनदर होम टू मी।
Right. my second home. एंड गुड लक, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है। मैं हमेशा इस बात पर अग्री करती हूँ कि पहली बार तो कोई आपको देखकर ऑर्डर कर देता है, बट जब आपको सेकंड ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर मिलता है, ये आपकी कामयाबी है। एंड आप लोग जो हैं वो माशाल्लाह से इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि ऑर्डर ज़्यादा है और आप लोगों की जो है इस वक्त प्रोडक्शन डबल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली या बिल्कुल, अभी जब हम जा रहे थे तो इससे पहले भी एक छोटा सा एक एपिसोड हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स कम पड़ गई हैं। Yes. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। बट हमने जो किया है, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ बालों की, बिकॉज ये सीजन है जब बाल आपके बेतहाशा गिरते हैं। True. तो ये जो शैम्पू है, जैसे हम अमोर का शैम्पू कहते हैं। अच्छा, मैंने जब ये कंपनी शुरू की थी ना सना, तो वो मैंने ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। आपको बालों का प्रॉब्लम था? हमेशा। Yes. हमेशा। तो ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। ठीक है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि कुछ ऐसा शैम्पू हो कि लगाती, मुझे याद है इमरान अब्बास ने मुझे इमरान ने एक शैम्पू बताया था, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो दुबई से मिलता है, $32 का शैम्पू है कि उससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, किसी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो मैंने कोई 5-6 बॉटल उसकी ले ली थी और मैं वहाँ से ले आया था दुबई से। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई तो फिर, क्योंकि मैंने हमेशा दवाएं खाई अपने बालों को कायम रखने के लिए, लगाई दवाएं, टॉपिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल किए, तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा शैम्पू लेके आए जिससे बाल गिरना वाकई बंद हो जाए। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया। Right. और इससे डेफिनेटली बाल गिरना बंद हो जाते हैं, डेफिनेटली बंद होते हैं। लेकिन ये काम करता है माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस में। ठीक है। यानी माइल्ड से, ये समझ लीजिए माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस क्या होता है। माइल्ड हेयर लॉस ये है कि आपके 170 से 200 बाल गिरते हैं, ये माइल्ड हेयर लॉस है। ओके। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आता जाता ठीक हो जाता है। माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस जो है वो 170 से 250 बाल अगर आपके गिर रहे हैं, तो फिर आपको खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि अब आपको चीजें बेहतर करनी है। तो ये माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस के लिए डेफिनेटली काम करता है। अच्छा, जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस है, उनको क्या करना है? उनके लिए हमारे पास ये तेल है, जिसे हम हेयर ऑयल कहते हैं, अमोर सिल्क का ऑयल है, और इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये कॉम्बो आप और अच्छा, ये विंटर्स में जो डैंड्रफ का इशू है, ये उसको भी सॉल्व करेगा। और डैंड्रफ के लिए हमारे पास ये वाला शैम्पू भी है, जिसको हम अमोर ब्लू कहते हैं। ये भी आप 2 दिन हफ्ते में ये इस्तेमाल कर लें और 5 दिन ये इस्तेमाल कर लें, एंड इट इज रियली 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 गुड, रियली गुड। जब आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल घने हो जाते हैं, लिटरली थिक हो जाते हैं, आपके बालों की लेंथ जो होती है बड़ी जल्दी ग्रो करती है, आपकी जो खाली जगह हैं वो पुर हो जाती हैं, और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं एट वंस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खवातीन से ज्यादा मर्दों में बाल गिरने का प्रॉब्लम होता है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती औरत का हक है, मर्द भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाल आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। तो ये सेट जो है, जिसमें आप ब्लू शैम्पू भी और दूसरा भी आपने यूज करना है, एक और भी ये भी आपका हेयर सीरम है ना? ये जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। जो गंजपन की हम बात करते हैं, जब हम गंजपन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जी मर्दों को बहुत ज्यादा गंजपन हो जाता है, खवातीन को भी होता है, पता नहीं चलता, उनकी थिनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये हमारा मिरेकल मैजिक सीरम है, हेयर सीरम है। इसके 7 ड्रॉप्स आपको चाहिए होते हैं हर रात को। इस पे मेंशन भी है 7 ड्रॉप्स, 4, 5, 6, 7, ये 7 ड्रॉप्स आप लगा लें, और इस लगाने के बाद हर रोज आप रात को लगाएं। रात को लगाने के बाद सुबह आप उठ के इस शैम्पू से धो लीजिए। अच्छा, ये पूरे आपने स्काल्प पे रब करना है या जहाँ जहाँ है एलोपेशिया वगैरह वहाँ पर लगाना है? नहीं, जहाँ एलोपेशिया वहाँ भी लगा सकते हैं और पूरे स्कैल्प पे भी रब कर सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि परमानेंट सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं। इसको लगाने के बाद सारी जिंदगी आपको नहीं लगाना, 2.5 से 3 महीने का अरसा होता है, आपके बाल वापस आ जाते हैं। 2.5 से 3 महीने। देखिए, शुरू के 15 दिन आपको लगेगा हल्का हल्का सा रुआ आने लगा है, 15 से फिर 30 दिन तक आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपके बालों में रूट्स आना शुरू हो जाएंगी। कुछ आपको 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी रूट्स जो वो निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 30 से 45 डेज का साइकिल जो है वो आपको ये करता है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद 45 से 60 डेज जो है, 2 महीने, दूसरा महीना जब सेकंड महीना खत्म होता है तो आपको लगता है कि यार मेरे बाल जरा कुछ भर गए, और लोग आपको कमेंट करने लगते हैं कि आपने क्या बाल लगवाए। तो दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है, और फिर उसके बाद 3 महीने में जब आप आते हैं तो आपका फुल थिक हेयर जो होता है वो आ जाता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है वैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो 5000 का होता है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1800 का है, जी उठा पाकिस्तान। ओके, जबरदस्त। तो 1800 में अगर आप PRP या ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है, बट आप 1800 में आप ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश
फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अभी ऑर्डर कर सकते हैं अमोर ब्यूटी। एंड अच्छा, एक बात और मैं बताना जी चाहता जी हूँ। प्लीज़। ऐसी मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, मैं बहुत क्लियरली बात करता हूँ ताकि सबको अंदाज़ा हो जाए कि क्या है। देखें, मैंने गोलियां भी खाई हैं, मैंने दवाएं भी लगाई हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस भी लगाए हैं। मैंने यूँ समझ लीजिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 5% 2% उनकी इंटेंसिटी होती है टॉपिकल सॉल्यूशंस की, मैंने वो भी लगाए हैं। अच्छा, उनका नुकसान क्या है? उनका फ़ायदा ये है कि बाल गिरना रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक बार अगर आप उसे लगाना छोड़ दें सारी ज़िंदगी के लिए, या वो गोली खाना छोड़ दें, तो जितने बाल आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं। ओह, मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपने यूज लगाना है, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया फिर आपने लगाना है। अच्छा, और अगर लगाना छोड़ देते हैं तो 10 दिन के बाद वो आपके सिस्टम से खत्म हो जाता है, और 10 दिन के बाद आपके बाल 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। जो ऑलरेडी गिरे होते हैं उससे 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। अच्छा, ये तो एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है पैसा। जो छोटी सी टॉपिकल सोल्यूशन की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी $70 से $80 की, $70 से $80 की। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना पैसा होता है, और ये आपकी एक महीने की सप्लाई होती है। राइट। तो नाउ यू इमेजिन कि क्या होता है। अच्छा, इसी तरह से वो गोली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो वो पिल Hair loss कहलाती के है, लिए use किया जाता है। एक गोली आती है, अगर आप वो लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है इसमें, जो आपको हेल्प करती है, तो वो उसका एक पैक 29 गोलियों का 9,000 रुपये का है, 8,700 रुपये का वो है, और आपको वो मुसलसल इस्तेमाल करना है, आपने रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और आप कहें कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। एवरी सिंगल डे आपको इस्तेमाल करना है वो, और हर रोज सुबह गोली खानी है आपको। अच्छा जी, लेकिन जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बॉटल है ये तकरीबन 2 महीने के लिए काफी होती है। मैक्सिमम आपकी 2 बॉटल लग जाएंगी, लेकिन 2 बॉटल के बाद आपका जो हेयर है वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे, और ये परमानेंट सोल्यूशन है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, जबरदस्त। और ये अभी आपको बहुत अच्छी ऑफर में मिल रही है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5,000 है और आपको जी उठा पाकिस्तान में 1800 में आपको ये मिल रहा है। इसके साथ साथ शैम्पू पे भी ऑफर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। शैम्पू में आपने जो है इसका फैमिली पैक भी जो है वो हमने इसका इंट्रोड्यूस फैमिली करवाए पैक हैं। निकाला है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 500 ml है ये, और इसका क्या प्राइस है? वैसे अगर आप लेते हैं तो 3500 है, अभी लेते हैं तो 1800 है। ओके, सो 1800 में आपको शैम्पू भी मिल रहा है एंड सीरम भी मिल रहा है। तो आप प्लीज़ अभी ऑर्डर करें, बल्कि एक नहीं बल्क में ऑर्डर कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको अच्छे प्राइजेस में मिल रही हैं। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है वो ये है कि फेस डार्क हो जाता है इस सीज़न में, ठीक है, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करें, लेकिन आपका फेस जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा होता। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी ये जो अमोर ब्यूटी की प्लैटिनम क्रीम है, ये इंस्टेंट ग्लो देती है, इंस्टेंट फेयरनेस देती है, टाइटनेस देती है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स जो है उनको ख़त्म कर देती है। Right. ये 30 सेकंड का चैलेंज होता है, जो मैं हर एक को कहता हूँ कि ये 30 सेकंड का चैलेंज है, आपको ज़रूर लेना चाहिए। मैं आपको इसको, आप भी लगा सकती हैं, मैं इसको आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा सकता हूँ। बेसिकली ये देखिएगा अभी, एंड दिस इज़ रियली अ मिरेकल क्रीम, और मेरी अम्मा इसकी फ़ैन है। मैं भी साहिर को ये बता भी रही थी, और वो बहुत खुश होती हैं कि सिंपल आप चीज़ें यूज़ करें, और वो इसी तरह से इसको लगाकर और लिपस्टिक लगा कर बड़ा खुश हो रही होती हैं, कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो डू ट्राई दिस, आजमाइश शर्त है, और इसके बहुत अच्छे अच्छा, रिजल्ट्स। ये देखिए, ये आपको मेरे हाथ में फर्क नजर आ रहा होगा। Yes. ये दोनों हाथों के अंदर मैंने ये क्रीम लगाई है, दोनों हाथों और ये में से। मॉइस्चर भी देती है ना इट्स अमेजिंग। स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इट इज अमेजिंग। अब मैं दूसरे हाथ पे भी लगा रहा हूँ, बिकॉज ऑकवर्ड लगेगा कि एक हाथ मेरा। अच्छा, आपको ये जो हमें मेकअप से पहले देखें, एक होता है फ्लॉलेस, मैं फ्लॉलेस की बात नहीं करी, लेकिन आपको एक अच्छा एक 1 टोन आप बेहतर फील कर रहे होते हो अपनी स्किन में, और आप मेकअप के लिए, आप कहीं जाने के लिए रेडी होते हो। अब ये देखें, ये मेरे हाथ हो गए इस वक्त, ये वाले हाथ हो गए मेरे। अच्छा, ये आपने लगानी चेहरे पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगानी है, और बहुत थोड़ी लगती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बहुत थोड़ी लगती है। ये एक ऐसी क्रीम है, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे सिल्क आपकी स्किन हो गई है। अच्छा, इंस्टेंट ब्राइटनेस आपको देती है, आप फौरन से आपकी जल्द जो है वो बेहतर हो जाती है, रिंकल्स आपके जो है तो वो ख़त्म होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी वो ये है कि ये आपकी रंगत को काला होने से बचाती है। राइट। अच्छा, इससे पहले क्या हम कोई सीरम वगैरह यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर देखें, मैं हमेशा से इस सीरम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। इसे कहते हैं अमोर का सिल्वर सीरम, राइस सिल्वर सीरम। अच्छा, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। इसके अंदर आपको पर्ल किस्म का टेक्सचर मिलता है, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये पर्ल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिस इज सो अमेजिंग। आप इसको अपने हाथ पे लगा के देखिएगा, मैं आपको खुद कहता हूं कि आप इसको टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। ये भी आपको ब्राइटनेस देता है, फेयर स्किन देता है,
टाइट कर देता है, इमीडिएटली आपकी स्किन जो होती है वो टाइट हो जाती है, आपको ज़बरदस्त किस्म का मॉइस्चर मिलता है। अच्छा, राइस को हमेशा से चेहरे की ब्राइटनेस के लिए और जल्द की लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा जो है, ये मैं खुद फील कर सकती हूँ कि ये आप इस पर जो है आपके पास, बिकॉज मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ। ये मैं राइस सीरम समटाइम यूज़ करती हूँ और समटाइम एक और चीज़ है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साहिर की वो प्रोडक्ट है जिससे मुझे पर्सनली लव है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेकअप से पहले हो, फेस वॉश के बाद हो, शायद ये आपको रिकमेंड करेंगे दिन में 1 मरतबा, लेकिन मैं कोई दिन में 2-3 मरतबा, अच्छा, आप इसके एवरी हर बार फेस वॉश के बाद मैं इसे यूज करती हूँ। अच्छा, आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है जो इसके अंदर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। इसको जो आप लगाएंगे तो सबसे बड़ी बात ये मैं आपको दिखाता हूं, आपको इसके अंदर गोल्ड के फ्लेक्स नजर आ रहे हैं? ये एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, ये एक्चुअल फ्लेक है। और ये जब आप लगाते हैं, आपको 5 कतरे लगाने हैं, 5 ड्रॉप्स लगाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लगाएं और 5 ड्रॉप्स के अंदर आपकी स्किन जो है वो ऐसी रिजुविनेट होती है, कमाल हो जाता है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, रात को सोते वक्त वॉश करें अपना फेस, वॉश करने के बाद इसको लगा लें और सुबह उठ के आप खुद, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी स्किन के अंदर क्या तब्दीली आई है। राइट, तो आपने इसको यूज़ करना है। 5 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, इसको ज़रूर ये यूज़ कीजिएगा। मैं आप सबको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ये ज़रूर ऑर्डर करें। ये काफ़ी महंगी प्रोडक्ट है और मुझ जैसे लोग बड़े परेशान होते थे, हमें ये चीज़ें, आर्गन ऑयल पाकिस्तान में नहीं मिलता, हम बाहर से लेकर आते थे या मंगवाते थे ज़्यादा पैसों में। हमने इसको आर्गन से भी बेटर कर दिया। yes. इसके अंदर 5 एसेंशियल्स डिफरेंट ऑयल हमने इसकी प्राइस क्या है अभी? इसकी वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 का है, आज अगर लेते हैं आपकी तवज्जो से, जी उठा पाकिस्तान की तवज्जो से लेते हैं तो ये 1800 का है। ओके, सो प्लीज 2, 3, 4, 5 आप मंगवा लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। क्या आप सही नहीं? अच्छा, उसकी एक तो प्राइस का, दूसरा ये कि जो बॉटल है ये बाहर से आती है। हाँ। तो अगर आपने ये नहीं मंगवाया तो ये खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद फिर 40 दिन का वेट होता है। ओके, 40 डेज। और आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। और इतनी खूबसूरत लगती है ना ये सारी, आप इनकी प्रोडक्ट्स मंगवाएं और आप अपनी ड्रेसिंग पे सजाएं तो वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी मैंने राइस सीरम अपने हाथ पे अप्लाई किया था और मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है तो आपको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है। मैं चाहूँगी आप इस पर बात करिए। इनकी बीबी क्रीम है जो मैंने फरमाइश पे साहिर से कहा था कि बीबी क्रीम बनाए, और मैंने इसका बहुत हल्का सा सिंगल ड्रॉप लिया है और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी अमेजिंग फिनिश है। ये लगाने के बाद आपको किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी यू दिस। अच्छा, ये इतनी न्यूट्रल है, ये दुनिया के हर कलर पे चल जाती है। ये देखिए आप लुक एट दैट। सी, आप देख सकते हैं सामने मेरा हाथ, ये वाला हाथ देखें, ये देखिए। ओह माय गॉड। अच्छा, मजे की बात ये दिस गिव्स अ यंगर लुक। यस, और मैंने बिल्कुल लाइट सा चने की दाल का जो बड़ा होता है उससे भी शायद कम मैंने ये यूज किया था अपने हाथ पर, और बहुत सिंपली जो है। और सबसे बड़ी बात ये, आपको कितनी देर लगी है टोटल? मैं हार्डली बात करते करते इन्होंने इस तरह से लगाया है और उसके बाद वो फिनिश देखें जिसमें आई है। और इस ये रिंकल फ्री है, वरना होता है कि आपको हैवी लुक मिल रहा होता है। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी चीज़ है ये। एंड इसके अलावा ये इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस वैसे एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो 1800 का है और आपके लिए जी उठा पाकिस्तान के लिए 1800 है। उनको कहिएगा कि बीबी क्रीम, देखिए मैं ये चाहता था, और ये हर रंग पे चल जाता है। ये आपके रंग को एनहांस करेगा, खूबसूरत बनाएगा, आपकी स्किन को फिनिश देगा। ये लगाने के बाद आपको फिर किसी और फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। राइट, अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन 1-2 चीज़ें जो इस सीज़न की बड़ी ज़रूरत है। इस सीज़न में हम बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाते पीते हैं तो वज़न बढ़ जाता है, तो साहिर इस बारे में भी बता दें। देखिए, मैं बहुत सिंपल एक बात करता हूँ, हम PCSIR सर्टिफाइड है हम। तो बाकायदा लैब से टेस्ट होके ऑर्गेनिक है, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली बाय दिस। ये आपको एक टैबलेट, एक कैप्सूल यूज करना है खाने के बाद। बस पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, डाइट एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अगर कर लें तो रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 2 वीक के अंदर अंदर आपका वेट जो है, वजन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये आपने डेली यूज करनी है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद आपने ये यूज करना है। इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, तो 1 मंथ का ये आपका पैकेज है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, 2 वीक के बाद लोग आपसे ये पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं,
ओके व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज मैं आपको बता दूं मैं डाइट नहीं कर सकता और अब तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता बिकॉज दोनों मेरे लिगामेंट्स खराब हो चुके हैं, तो मैं अब इस पे बहुत हेवीली रिलाई करता हूँ। राइट, लेकिन आपने छुपाना नहीं है, आपने बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, वरना हम छुपा लेते हैं, ठीक है? ये प्रॉमिस रहेगा आपका कि आप लोगों को बताएंगे। एंड सर्दियों में घुटनों में या आपके तकलीफ हो इस तरह की, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसका भी मैं चाहूंगी साहिर आपको बता दें, फिर मुझे ब्रेक देखिए लेना है। ये तो एक मैजिकल पेन रिलीफ ऑयल है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ शायद इससे बेहतर पेन रिलीफ ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको हम अमोर प्रो का नाम देते हैं पेन रिलीफ ऑयल। इसका पेन रिलीफ ऑयल का ये मुखफ़फ़ है। आप थोड़ा सा लें, इसको ऐसे खोल लें, थोड़ा सा अपने हाथ पे लें, ऐसे रगड़ेंगे तो हल्की सी हीट महसूस होगी और उसके बाद इसको जिस जगह आपको दर्द है वहां लगा लें, ठीक है? और फिर 5 मिनट के बाद ये देखिएगा कि जहां दर्द था वहां दर्द नहीं होगा, आराम आ जाएगा। राइट, एंड दिस इज रियली 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 गुड। ओके, ज़बरदस्त। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त इस सीज़न में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जिस तरह अभी हम फेस की बात कर रहे थे कि फेस डल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस की वजह से स्किन पील हो रही होती है और भी सोच रहे होते हैं कि क्या करें। सो स्किन प्रोडक्ट्स में राइस का बड़ा कमाल है एंड आपने राइस प्रोडक्ट्स पे बड़ा काम किया है। देखिए राइस के बारे में मैं ये कहता हूँ, राइस से बेहतर कोई चीज़ भी फेस के लिए नहीं हो सकती। ये राइस स्क्रब जो आपके हाथ में है, ये भी बहुत अच्छी है। ये माइल्डेस्ट तरीन राइस स्क्रब है एंड इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को यंग करता है। सबसे बड़ी बात ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, आप इसमें वो नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसको डेली इस्तेमाल करता हूँ। आपको डेली इस्तेमाल करने के हम रेकमेंड करते हैं हफ्ते में 2 बार, लेकिन ये इतना माइल्ड और इतना इफेक्टिव है कि मैं इसे डेली इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल डे। एंड ये जब आप यूज़ करेंगे ना, क्योंकि मैं भी इसे हाथों पे भी और फेस पे भी यूज़ करती हूँ, तो ये आपको ना ऐसा लगता है आपकी कलर टोन को भी बेहतर कर रहा है। ये इसकी ये भी एक क्वालिटी है क्योंकि आपकी जितनी डेड स्किन है उसको खत्म कर देता है इमीडिएटली, आपकी डेड स्किन को निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब एक्सफोलिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, मतलब खूबसूरत बनाता है। ये आपकी स्किन को हसीन बना देगा, हसीन बना देगा लिटरली। इसका प्राइस क्या है? इसका आप सरप्राइज है, आप उनसे कहिए कि लिटरली सरप्राइज है। एक काम करें, उनसे कहिए जी उठा पाकिस्तान से मैंने देखा जी उठा पाकिस्तान में कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे राइस स्क्रब चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये राइस स्क्रब अगर आप इस राइस सिरम के साथ यूज करेंगे तो बहुत कमाल है। मुंह धोइए, मुंह धोने के बाद इस राइस सिरम को लगा लीजिए, आप देखिएगा आपके रिजल्ट कितने कितने एनहांस होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इन पे कॉल करेंगे। कॉल सेंटर में लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आप अमोर की कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस दीजिएगा जी उठा पाकिस्तान का, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आजमाइए यकीन के साथ कि आपके साहिर ने आपके लिए अच्छी चीज़ें बनाई हैं। सो साहिर, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। अच्छा काम करते रहिए और आते रहिए। सो जी, आपके साहिर हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।